करते हैं हम लोग, है ना? जुड़ जाएँगे साथ-साथ में फिर। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है? आज जो हमारा चैप्टर है, ये है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है और टफ भी है, मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है? क्या टॉपिक है हमारे पास है? दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ, एक मिनट ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ठीक है? तो हमारे पास टॉपिक क्या है आज का? ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है? ये हमारे पास जो है आज का चैप्टर है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है? तो आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट वाटर का भी हो सकता है, ठीक है? आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है वो मिनरल्स का भी हो सकता है, ठीक है? आपके पास ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी हो सकता है, ठीक है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? इनका भी हो सकता है। आपके पास जो है जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, ठीक है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनका भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है? तो अब चैप्टर क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है? मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट जो है, वो ट्रांसपोर्ट आपके पास वाटर का भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आपके पास मिनरल्स का भी हो सकता है, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स का या पीजीआर्स का, जो हमने हार्मोन पीछे पढ़े, इनका भी हो सकता है, ठीक है? अब आपके पास नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है? ये मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी, या तो मैं ग्रुप में ही डाल दूँगी या फिर मैं आपके टीचमेंट वाले इस पे डाल दूँगी, ठीक है? तो वहाँ से देख लेना आपको। आज अभी फ़िलहाल समझने की कोशिश करो, ठीक है? कि मैं क्या बता रही हूँ। ये चैप्टर थोड़ा-सा टफ है, क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं और समझ भी थोड़ा कम आता है कि क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब इमेजिन नहीं कर पाते हम चीज़ों को, ठीक है? तो थोड़ी-सी समझने की कोशिश करना। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो 2 तरह की जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है? एक आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी, दैट इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और दूसरी क्या होगी आपके पास? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास होगी, ठीक है? एक होगी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरी कैसी होगी? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये क्या हो सकते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि देखो एक सेल से दूसरे सेल में जाना, ठीक है? या आपके पास जो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही जाना, बहुत छोटी-सी ट्रांसपोर्ट है ना, मटीरियल को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जस्ट लेके जाना है, ठीक है? तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, एक सेल से दूसरे सेल में हम जो ट्रांसपोर्ट है, वो बाया डिफ्यूज़न कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मीन इनमें से कौन है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिफ्यूज़न आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस। पढ़ी हुई हैं ये आपने सारी चीज़ें, ठीक है? सुनी हुई हैं सारी चीज़ें। दूसरा शॉर्ट डिस्टेंस का जो तरीका है वो क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस हो सकता है। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है? तीसरा है फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है? ये क्या होते हैं? एक-एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है? कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है? आपके पास जो है डिफ्यूज़न क्या है? एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि शॉर्ट डिस्टेंस में क्या आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या आएगा, ठीक है? और शॉर्ट डिस्टेंस में आपके पास आ जाती है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आ गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी? अब इसके बाद ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, इस यूनिट में जो प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इस यूनिट के 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है? 3 हमने पढ़ लिए हैं। फोटोसिंथेसिस कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, प्लांट ग्रोथ वाला जो टॉपिक है वो कर लिया हमने, ठीक है? अब आपके पास क्या बचा है? और चौथा हम कर रहे हैं, चौथा कौन-सा कर रहे हैं हम अभी? जो आपके पास ये ट्रांसपोर्ट वाला है, ये 4th चैप्टर, ठीक है? एक चैप्टर इसमें और रहता है, कौन-सा? मिनरल्स वाला। मिनरल्स वाला आप खुद करेंगे। मिनरल्स वाला आप खुद पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ याद करने को है, ठीक है? लास्ट में टाइम बचेगा, मैं ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन अभी अगर मैं करवा रही हूँ, तो फिर ऐसे होगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
छोटे-छोटे चैप्टर्स को पकड़ के ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, है ना? तो छोटे-छोटे चैप्टर्स को पकड़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले हम बड़े-बड़े जो चैप्टर्स हैं जहाँ से ज़्यादा वेटेज है ना? उनको पकड़ेंगे, फिर अगर टाइम बच गया तो मैं करवा दूँगी बाकी भी। लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में ये रखो कि वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं करवाऊँगी, ठीक है? उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट चीज़ें याद करनी है आपको, समझाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, क्या? इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है? इसको एक नाम और देते हैं हम किस चीज़ का? ट्रांसलोकेशन, ठीक है? जो ट्रांसलोकेशन है उसमें 2 तरीके से जो ट्रांसलोकेशन हो सकती है, 2 जो हैं आपके पास चीज़ें हेल्प करती हैं ट्रांसलोकेशन के लिए। एक होती है जाइलम के थ्रू और एक होती है आपके पास फ्लोएम के थ्रू, ठीक है? जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू। समझ गए बात को? तो पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? पढ़ क्या रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में? वाटर की ज़रूरी है, मिनरल की भी होती है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की भी होती है और जो पीजीआर हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इनकी भी होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला प्लांट में कितनी तरह की ट्रांसपोर्ट होती हैं? एक शॉर्ट डिस्टेंस होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होती है। जो शॉर्ट डिस्टेंस से है, वो बायो डिफ्यूजन हो सकती है, बायो ऑस्मोसिस हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकती है और जो लॉन्ग डिस्टेंस है इसका दूसरा नाम ट्रांसलोकेशन है और ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो सकती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? आगे चलिए। अब हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ये जितना भी डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, एक्टिव डिफ्यूज़न है ना, इन सारी चीज़ों को एक-एक करके हम क्या करते जाएँगे, समझते जाएँगे कि क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फ़र्क क्या है इन सब में, ठीक है? अगर शॉर्ट डिस्टेंस से ही होना है तो ठीक है ना, डिफ्यूज़न से हो रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्यों करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों करना है, हो तो रहा है डिफ्यूज़न से, है ना? फ़र्क क्या है दोनों में, तो इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंपल डिफ्यूज़न की। सिंपल डिफ्यूज़न, ठीक है? जो सिंपल डिफ्यूज़न है आपके पास, सिंपल डिफ्यूज़न में इसको है ना सबसे पहला पॉइंट समझते जाना, ठीक है? मैं एक-एक लिखती जाऊँगी और समझाती जाऊँगी, ठीक है? आपने नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूँगी, आपने वहीं से लिख लेना है सारा, बट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये क्या है बोला, इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। जो आपका डिफ्यूज़न है ना, वो एक फिज़िकल प्रोसेस है, ठीक है? फिज़िकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो ब होता है, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई अदर चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है? किसी के साथ रिएक्शन-विएक्शन कुछ नहीं करने वाले हम। यहाँ सिर्फ़ जो है, वो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, या तो मटेरियल अंदर आएगा या तो मटेरियल बाहर जाएगा, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट, डिफ्यूज़न में 2 एक मटेरियल या 2 मटेरियल इकट्ठे डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एक जगह से ना एक मटेरियल भी जा सकता है, 2 मटेरियल भी अंदर आ सकते हैं। एक मटेरियल भी बाहर जा सकता है, दूसरा मटेरियल भी बाहर जा सकता है, ठीक है? तो दोनों ही, है ना? दोनों ही का जो डिफ्यूज़न होगा, द डिफ्यूज़न ऑफ 2 सबस्टेंसेस diffusion of 2 substances is independent, ठीक है? independent to other, कि इसके है ना एक बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, तो दूसरे के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, दूसरा अपने हिसाब से आएगा। अगर एक बाहर जा रहा है, तो दूसरा अपने हिसाब से बाहर जाएगा। मतलब इन दोनों का अंदर-बाहर आने से एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ 2 सब्सटेंसेस इज़ इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, है ना? एक-दूसरे के से जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, एक-दूसरे के साथ इनका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें डिफ्यूजन में जो मूवमेंट है मटेरियल की, द मूवमेंट फ्रॉम, ठीक है? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? तो मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? समझिए बात को, क्या बोला गया? जैसे ये एक सेल है, सपोज़ ये एक सेल है और बाहर सेल के बाहर कोई भी चीज़, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है? लाइक मैंने वाटर ले लिया, ठीक है? सेल के बाहर जो है वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर जो है वो वाटर क्या है, कम है, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है? कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को, जहाँ मटेरियल ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ मटेरियल कम है, उस तरफ को मूवमेंट जो है वो मटेरियल की होगी। तो जब
ज़्यादा से कम की तरफ को आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, तो इसको एक नाम और दे देते हैं क्या? डाउन हिल मूवमेंट। क्या बोल देते हैं इसको? डाउन हिल मूवमेंट बोल देते हैं, ठीक है? कि ये डाउन हिल मूवमेंट हो रही है, हम ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ को आ रहे हैं, तो इसको हम डाउन हिल मूवमेंट बोल देते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ अगेन इम्पोर्टेंट, इसको हम बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मूवमेंट, ठीक है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, इस पॉइंट को याद रखना। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट का मतलब भी यही होता है कि जब हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मूवमेंट हो रही है। कहाँ से कहाँ? हायर से लोअर की तरफ को जाएँगे तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है? जो डिफ्यूज़न है ना, ये एक स्लो प्रोसेस होती है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। अपने हिसाब से चलती रहेगी ना, आप कोई इसमें एनर्जी नहीं लगा रहे हो, आप इसको धक्का नहीं मार रहे हो, अपने हिसाब से हो रही है। जिस स्पीड से वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, उसी स्पीड से मूव करोगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या हो गई आपके पास एक स्लो प्रोसेस होती है, अपने हिसाब से चली हुई है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? देन आपके पास आता है डिफ्यूज़न जो है, किसी भी मटेरियल में हो सकती है, ठीक है? डिफ्यूज़न आपके पास डिफ्यूज़न किसी की भी चीज़ है ना, डिफ्यूज़न गैसेज़ में भी देखने को मिलती है। डिफ्यूज़न लिक्विड्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है? लेकिन क्या डिफ्यूज़न सॉलिड की डिफ्यूज़न देखने को मिलेगी? सॉलिड की डिफ्यूज़न देखने को मिलेगी? तो एक पॉइंट है आपके पास कि इन सॉलिड डिफ्यूज़न इन सॉलिड रादर देन रादर देन ऑफ सॉलिड, ठीक है? कि डिफ्यूज़न सॉलिड में हो सकती है, सॉलिड की नहीं हो सकती है। ध्यान देना, मैंने बोला डिफ्यूज़न गैसेज़ की भी हो जाती है, डिफ्यूज़न लिक्विड्स की भी हो जाती है। लेकिन बोला जो डिफ्यूज़न होती है ना, ये डिफ्यूज़न सॉलिड में हो सकती है, लेकिन सॉलिड की डिफ्यूज़न नहीं हो सकती। आप किसी सॉलिड को किसी और चीज़ के अंदर कैसे डिफ्यूज़ करोगे बताओ? नहीं कर सकते ना, है ना? तो डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड में हो सकती है, लेकिन सॉलिड की डिफ्यूज़न नहीं हो सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया गैसेज़ और लिक्विड की डिफ्यूज़न होती ही होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान देना। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स क्या हो सकते हैं जैसे चॉक को वाटर में डालना, चॉक इन वाटर, ठीक है? चॉक इन वाटर तो क्या हुआ? चॉक इन वाटर में क्या हुआ? थोड़ी देर है ना, अब एकदम से चॉक पानी में कभी नहीं घुलती, करके देख लेना चाहे, ठीक है? आप चॉक को पानी में डालोगे ना, कभी भी चॉक पानी में एकदम से नहीं घुलेगी, उसको घुलने में कम से कम भी 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जो स्टार्टिंग हुई ना चॉक इन वाटर की, उसमें क्या हुआ? वाटर जो है वो चॉक के अंदर डिफ्यूज़ हो रहा था, मतलब चॉक को हम एज़ अ सॉलिड लेके चलते हैं यहाँ पे, तो वाटर चॉक के अंदर डिफ्यूज़ हुआ, ना कि चॉक वाटर में डिफ्यूज़ हुई, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान देना। फिर आपके पास आ जाता है है ना? बाकी जैसे वुड की बात करते हैं, लकड़ी की बात हम करते हैं, तो जब बरसातें आती हैं क्या होता है? लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं आप लोगों के, तो लकड़ी में पानी डिफ्यूज़ हो जाता है। पानी में लकड़ी डिफ्यूज़ नहीं होती, लकड़ी में पानी डिफ्यूज़ होता है, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान देना। तो ये है डिफ्यूज़न, ठीक है? कुछ एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट दोबारा देखना, क्या बोला मैंने? डिफ्यूज़न क्या होती है? सिंपल डिफ्यूज़न एक फिज़िकल प्रोसेस है, मतलब इसमें सिर्फ़ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल हो सकता है, बाकी केमिकल रिएक्शन इसमें कोई नहीं होगा। डिफ्यूज़न जो अगर जब 2 सब्स्टेंसेस की होगी, तो दोनों की एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। एक अपने हिसाब से जाएगा, दूसरा अपने हिसाब से डिफ्यूज़ होगा। किसी को कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि पानी के मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, मैं जल्दी-जल्दी जा रहा हूँ, तू भी जल्दी-जल्दी चल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अपनी स्पीड से जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होता है? जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ को मूव करेंगे? तो जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ मटीरियल ज़्यादा होती है, वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करते हैं, ठीक है? अगर ज़्यादा से कम की तरफ को मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, तो डाउनहिल मूवमेंट बोलेंगे। इसी को हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मूवमेंट भी बोलते हैं। डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है? डिफ्यूज़न गैसेज़ की भी होती है, डिफ्यूज़न लिक्विड्स की भी होती है, लेकिन सॉलिड की डिफ्यूज़न नहीं होती है, सॉलिड में डिफ्यूज़न होती है, ठीक है? ये चीज़ को ध्यान देना है आपने। चलिए, अब ये तो हो गई डिफ्यूज़न की बात। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या था आपके पास? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है? ऑस्मोसिस को मैं बाद में करवाऊँगी, पहले डिफ्यूज़न वाली चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है? व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न? ठीक है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न देखो नाम से पता चल रहा है।
कि किसी चीज़ को फैसिलिटेट करना, किसी चीज़ में कोई फैसिलिटी का मिलना, है ना? कोई फैसिलिटी मिल जाना। तो देखो ये आपकी होती है क्या? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, है ना? बनाया हुआ है बचपन से बना रहे हैं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को हम, ठीक है? ये क्या है? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? जिसमें लिपिड्स की बाइलेयर जो है वो देखने को मिलती है। होती है बाइलेयर, ठीक है? इसमें हमने पढ़ा हुआ है बचपन से ही कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कैसी होती हैं सबमर्ज्ड होती हैं, कुछ बिल्कुल डूबी होती हैं, कुछ सरफेस पे ही बैठी हुई होती हैं, ठीक है? तो इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास। अब ये इतनी बड़ी-बड़ी प्रोटीन्स ये बीच में क्यों लगा दी जाती हैं या ये सरफेस पे भी क्यों बैठी हुई हैं? या ये अगर पार्शियली डिपॉज़िट हैं तो ये पार्शियली डिपॉज़िट भी क्यों हैं? प्रोटीन का यहाँ पे क्या काम है? ठीक है? तो ये जो आपकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ठीक है? और आपको पता है कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, ये आपके पास इसको बोलते हैं हम कि ये मतलब आने-जाने तो देखिए ना परमिएबल तो है लेकिन उतनी परमिएबल नहीं है ना? हम इसको एक शब्द बोलते हैं, मैं भूल गई क्या बोलते हैं इसको? उम सेलेक्टिव परमिएबल है ना, क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि आपके पास कुछ चीज़ों को जाने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगी। सेलेक्ट करके चीज़ों को जाने देगी, सबको नहीं आने जाने देगी ना। ना इधर से इधर सारा मटेरियल जा सकता है, ना इधर से इधर सारा मटेरियल आ सकता है। कुछ मटेरियल को ही सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी और कुछ मटेरियल को ही सिलेक्ट करके बाहर भेजेगी। सबको आने-जाने की परमिशन नहीं है, ठीक है? तो अब क्या हुआ? जो मटेरियल यहाँ बैठा हुआ है, सपोज़ करो ये मटेरियल यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा दूसरी चीज़ है ना, कुछ चीज़ें मैं और बता देती हूँ आपको। अब ये जो है ना ये अगेन इम्पोर्टेंट है, सेल वाले चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या है? ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड्स है ना? फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो आपकी जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, है ना? ये फॉस्फोलिपिड की लेयर, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर। इट मीन्स कि क्या लिपिड और वाटर की आपस में बनती है? नहीं बनती ना। तो इस तरफ जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल होता है ना, उसको लिपिड कभी अलाउ नहीं करते कि आप इधर आ जाओ। समझो बात को ना। इस तरफ जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल होगा या वाटर ही होगा, उसको लिपिड्स कभी अलाउ नहीं करेंगे तुम इनको क्रॉस करके इधर आ जाओ। ठीक है? बट सेल के अंदर यहाँ साइटोप्लाज़्म है, यहाँ बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, तो सेल के अंदर तो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लिपिड सॉल्युबल चीज़ों की भी ज़रूरत है, वाटर सॉल्युबल चीज़ों की भी ज़रूरत है। वाटर की भी ज़रूरत है ना? तो लेकिन ये जो लिपिड की लेयर है, ये सिर्फ़ लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को इधर आने देती है, ना वाटर को आने देगी, ना वाटर सॉल्युबल मटेरियल को आने देगी। अब क्या करें? फँस गए, यहाँ तो रिएक्शन चलाने हैं, पानी की तो ज़रूरत है, पानी में सॉल्युबल मटेरियल की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए ये बड़ी-बड़ी प्रोटीन्स बीच में लगाई होती हैं, ठीक है? ये क्या बोलती हैं? इन मटेरियल को क्या बोलती हैं? चलो मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें इस तरफ छोड़ देती हूँ। चलो मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें इस तरफ छोड़ देती हूँ। ठीक है? छोड़ दिया इस तरफ। लेकिन क्या, क्या तुम ये प्रोटीन इनसे पीठ पे चढ़ा के इधर जो छोड़ रही है, क्या इनसे पैसे लेगी? नहीं लेगी। ठीक है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन ने इस वाटर सॉल्युबल मटेरियल को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई कि ये लिपिड्स तुम्हें नहीं जाने दे रहे, तो तुम मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें इधर छोड़ देती हूँ। दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है? क्यों नहीं क्रॉस कर पाते मैंने बता दिया, क्योंकि हमारी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी है? लिपिड्स की बनी है। तो लिपिड कभी भी वाटर को और वाटर सॉल्युबल मटेरियल को पास नहीं होने देता अपने में से। तो ये पास तो करवाने हैं किसी भी तरह से, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जो इसको फैसिलिटी देती हैं कि चलो भैया मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, अगर लिपिड्स नहीं जाने दे रहे हैं तो, ठीक है? लेकिन क्या ये जो मूवमेंट हो रही है, क्या इसमें एनर्जी यूज़ होगी? नहीं होगी। जहाँ भी डिफ्यूज़न शब्द आ गया, वहाँ एनर्जी यूज़ नहीं होती है। डिफ्यूज़न जो है, वो एक पैसिव प्रोसेस होती है, डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है। और जब भी डिफ्यूज़न पढ़ो, तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही चलेंगे हम, ठीक है? तो ये आपके पास पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कि ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है ना? ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ही होता है। प्रोटीन उसको कभी नहीं लेके आएगी जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ कम हो और यहाँ ज़्यादा हो। उस बंदे को कभी नहीं लेके आएगी इधर। किसको लेके आएगी? जिसकी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर कम है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ही काम चलेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ऊपर-नीचे कुछ नहीं होगा। अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आपके पास सॉरी इसको बोलेंगे डाउनहिल मूवमेंट क्या बोलेंगे?
डाउनहिल मूवमेंट बताया मैंने पहले भी, ठीक है? कि ये भी क्या हुई, एक डाउनहिल मूवमेंट ही हुई क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं, तो डाउनहिल मूवमेंट हो गई हमारे पास ये, ठीक है? अब आपके पास क्या हो जाएगा कि क्या ये डिफ्यूज़न से स्लो होगी कि डिफ्यूज़न से फास्ट होगी, ठीक है? तो याद रखना ये होती है स्लोअर देन सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न खुद स्लो था बेचारा, ठीक है? ये सिंपल डिफ्यूज़न से भी क्या है? स्लो है। स्लोअर देन सिंपल डिफ्यूज़न, ठीक है? देन आपके पास क्या आ जाता है कि इसमें सैचुरेशन पॉइंट आता है, ठीक है? सैचुरेशन इनहिबिट द फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, ठीक है? सैचुरेशन जो है वो इनहिबिट कर देगी किसको? आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को। अब समझिए सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है? सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि जितनी सपोज़ करो यहाँ एक प्रोटीन है, यहाँ आपकी दूसरी प्रोटीन है, ये आपकी दूसरी प्रोटीन है, ये भी काम पे लगी हुई है। ये भी काम पे लगी हुई है। ये भी मटेरियल को इधर से इधर पहुँचा रही है। 2 ही प्रोटीन्स थी, दोनों काम पे लगी हैं, तो है ना जितना मैक्सिमम काम हो सकता है, जितना मैक्सिमम मटेरियल इधर से इधर पहुँचाया जा सकता है, उतना मैक्सिमम पहुँचा रहे हैं। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। जितना आप काम कर सकते हैं, जितनी मैन पावर है, सारी की सारी काम पे लगा दी है। जितनी प्रोटीन्स हैं, सब काम पे लगा दी हैं। इससे ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो हाँ, सैचुरेशन पॉइंट आता है इसमें और सैचुरेशन पॉइंट इ इन्हिबिट भी कर सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को। कैसे इन्हिबिट किया जा सकता है? अगर सपोज़ करो है ना? सपोज़ करो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, जिसको इस प्रोटीन के साथ जुड़ना है। अब देखो जैसे ये प्रोटीन है, अब ऐसे थोड़ी जुड़ के आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि पीठ पे बैठो तो सच में थोड़ी पीठ पे बैठ के आ जाएँगे ना। ये एक प्रोटीन है, यहाँ इसकी एक एक्टिव साइट होगी। क्या होगी? एक्टिव साइट होगी, ठीक है? और कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये एक्टिव साइट से मिलता-जुलता है तो जुड़ जाएगा, है ना? ये क्या आ गया? जिसको आपने क्या करना था? लेके जाना था, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल है और ये प्रोटीन है, इन दोनों की साइट मिलती-जुलती थी, तो ये मिल गए और इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, प्रोटीन ने इसको इस तरफ उतार दिया। लेकिन सपोज़ करो कि इसी शेप से मिलता-जुलता एक कोई इन्हिबिटर भी था यहाँ पे, कोई ऐसा केमिकल, ठीक है? कोई ऐसा केमिकल जो हमें अंदर चाहिए तो नहीं था, चाहिए तो ये वाला था, लेकिन इसकी और इसकी शेप एक जैसी थी। इससे पहले इन्हिबिटर आके यहाँ बैठ गया, तो हो गया ना इन्हिबिट हमारा काम इन्हिबिट कर दिया किसने? इन्हिबिटर ने, ठीक है? तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, उसको और भी स्लो डाउन किया जा सकता है या आप बोल सकते हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज़ सेंसिटिव टू इन्हिबिटर। ठीक है? जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होती है, वो सेंसिटिव है किसके लिए? इन्हिबिटर के लिए। अगर इन्हिबिटर हुआ तो ये प्रोटीन की साइट पे जाके बैठ जाएगा और डिफ्यूज़न जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या सिंपल डिफ्यूज़न में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। सिंपल डिफ्यूज़न में तो पानी अपने आप ही इधर से इधर चला हुआ था, चाहे धीरे-धीरे चला हुआ था बट चला हुआ था। उसको किसी भी तरह की कोई प्रोटीन की फैसिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या सिंपल डिफ्यूज़न को इन्हिबिट किया जा सकता है? नहीं। सिंपल डिफ्यूज़न इन्हिबिट नहीं होती है। कौन होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है वो सेंसिटिव टू इन्हिबिटर है, इसको हम इन्हिबिट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होगा? नहीं। कोई नो एटीपी यूज़्ड, ठीक है? किसी भी तरह की कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई, इसीलिए इसको हम पैसिव प्रोसेस भी बोल देते हैं। जहाँ भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही ना, बिना एनर्जी के काम हो रहा है, तो वो क्या होगी? पैसिव प्रोसेस होगी। समझ गए बात को? ठीक है? थोड़ा कंपैरिज़न करते जाना सिंपल डिफ्यूज़न से। सिंपल डिफ्यूज़न क्या था? सिंपल डिफ्यूज़न अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है, ठीक है? सिंपल डिफ्यूज़न डाउनहिल था, ऑब्वियस सी बात है, हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएँगे, तो डाउनहिल ही होगा, तो सिंपल डिफ्यूज़न भी यही था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी यही था, ठीक है? इसमें क्या है बोला, ये सिंपल डिफ्यूज़न से भी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। कोई मटेरियल यहाँ आएगा, प्रोटीन के हाथ-पैर जोड़ेगा कि भैया छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, तब जाके प्रोटीन कहीं छोड़ेगी, ठीक है? और उसके बीच में भी कोई इन्हिबिटर आ गया तो काम खत्म, है ना? तो फिर इन्हिबिट हो गया। तो बोला जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है वो सेंसिटिव टू इन्हिबिटर भी होती है। सिंपल डिफ्यूज़न में ऐसा कोई प्रोटीन हमने यूज़ नहीं करी थी, तो ये सेंसिटिव टू इन्हिबिटर भी नहीं होगा, ठीक है? सिंपल डिफ्यूज़न में भी हमने एटीपी यूज़ नहीं किए थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी हम एटीपी यूज़ नहीं करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है? चलिए, तीसरी बात करते हैं। तीसरी तरह की जो डिफ्यूज़न है, ठीक है? उसकी बात या तीसरी तरह का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करते हैं, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव
ट्रांसपोर्ट, है ना? कहाँ पढ़ रहे हैं आप ये सारी चीज़ें? आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है उसमें पढ़ रहे हैं, है ना? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ कहीं एक्टिव शब्द आ गया ना, पक्का आपने एटीपी यूज़ किए होंगे। जहाँ एक्टिव आ गया मतलब एटीपी यूज़ किए हैं, ठीक है? एटीपी यूज़ किए हैं, अब देखो दोबारा बात करते हैं किसकी? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन भाई नहीं आने देती किसको? जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है, उनको अपने में से क्रॉस नहीं करने देती है। जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर-बाहर, अंदर-बाहर, अंदर-बाहर करेगी, ठीक है? लेकिन अब वो मटेरियल जो इस तरफ ज़्यादा था और इस तरफ कम था, उसको तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से हमने इधर ले आए, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है सेल में, जो यहाँ कम है और यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है। फिर भी हमें इधर से ये मटेरियल इधर लेके आना है, इधर से मटेरियल इधर लेके आना है। अब लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, नीचे से हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चीज़ लेके जानी है, चढ़ाई चढ़नी है, तो चढ़ाई चढ़नी है तो एटीपी तो लगेंगे भैया, चढ़ाई चढ़नी है तो एनर्जी तो यूज़ होगी ही होगी आपकी, ठीक है? तो जब एनर्जी यूज़ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट बोल देंगे, ठीक है? तो कहाँ से कहाँ को होती है? पहला पॉइंट तो यही लिख लेना है फ्रॉम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है? ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को होती है। अगर ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को हो रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अप हिल मूवमेंट बोला जाएगा। चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो अप हिल मूवमेंट इसको बोला जाएगा, ठीक है? अब क्या हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जा रहे हैं? नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जा रहे हैं, ठीक है? अलोंग द तो तब होता है ना जब हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ को आते हैं। तो दैट इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है ना कि हायर से लोअर की तरफ को जाना है। अब हम उल्टा जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ को जा रहे हैं। तो लो से हाई की तरफ को जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जा रहे हैं, अप हिल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे एटीपी तो भैया यूज़ होंगे ही होंगे, ठीक है? तो एटीपी यूज़्ड चढ़ाई चढ़ोगे तो भैया एनर्जी तो लगेगी, उतराई उतरोगे तो उतर भी जाओगे, है ना? फटाफट उतर गए, कम एनर्जी लगेगी, लेकिन चढ़ाई चढ़ोगे तो पक्का एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी। क्या इसमें सैचुरेशन पॉइंट आएगा? क्या इसमें सैचुरेशन पॉइंट आएगा? हाँ जी, इसमें भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा क्योंकि इसमें भी हम प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं। अगर 2 प्रोटीन है, दोनों काम पे लगा दी तो सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है? फिर आपके पास क्या है? क्या ये सेंसिटिव टू इन्हिबिटर है? हाँ जी, ये भी सेंसिटिव टू इन्हिबिटर होती है, ठीक है? सेंसिटिव टू इन्हिबिटर का फिर वही मतलब आ गया है ना कि ये एक प्रोटीन थी, यहाँ लाना था उसने किसी मटेरियल को इधर से इधर लेकिन कोई पहले इन्हिबिटर आके बैठ गया, भई हटो मुझे जाना है, ठीक है? तो जब कोई इन्हिबिटर बैठ जाएगा तो ये सिस्टम इन्हिबिट हो गया, ठीक है? और जब हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट आते हैं, तो यहीं पे एटीपी जो है वो क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, है ना? पहले वाले केस में क्या था? पीछे वाले केस में अगर मैं जाऊँ तो पीछे वाले केस में क्या था देखो, पीछे वाले केस में आपके पास यहाँ देखो, पीछे वाले केस में हम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे थे। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे थे, प्रोटीन बोल रही थी चल भैया पीठ पे बैठ छोड़ देती हूँ, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो इसमें इसने बोला कि तुम अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा हो, बाहर तुम कम हो, तुम्हें चढ़ाई मैं चढ़ाऊँ, ठीक है? तुम्हें नीचे से ऊपर मैं लेके जाऊँ, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मैं लेके जाऊँ, कौन बोल रहा है? प्रोटीन। तो क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? मैं तो चढ़ाई चढ़ा रही हूँ ना तुझे, तो पैसे तो लगेंगे भैया, है ना? तो पैसे किस फॉर्म में लगे? एटीपी की फॉर्म में लगे। ये है आपके पास क्या? ये है आपके पास अ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि इसमें एटीपी का यूज़ हुआ, ठीक है? वहाँ पीछे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों बोला? क्योंकि वहाँ एटीपी का यूज़ नहीं हुआ था। वहाँ जो अपनी प्रोटीन थी वो क्या दे रही थी? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही थी कि चल मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, ठीक है? तो इस तरह की बातें हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट करते हैं, 3 चीज़ें कर ली हमने, सिंपल डिफ्यूजन कर लिया हमने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर लिया हमने और हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी कर लिया, ठीक है? अगली चीज़ देखिए क्या है? अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पहले बता दिया 2 तरह का होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है? कुछ और तरह के भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है? कुछ और तरह के भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं।
कितनी तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या-क्या ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। देखो ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले, ठीक है? ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपके पास कुछ मटेरियल या आप बोल सकते हो कि प्रोटीन्स, ठीक है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मटेरियल को ले जाती हैं, ठीक है? किसी भी मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करना है ना, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो उसको लेके जाने के लिए कुछ प्रोटीन्स वहाँ रहती ही रहती हैं कि चलो भैया हम लेके चलते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी बोला, हम लेके चलते हैं, ठीक है? तो हम लेके चलते हैं तो देखिए, अब क्या हुआ 3 प्रोटीन्स थी। पहला क्या हुआ कि एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहाँ से? पॉइंट ए टू पॉइंट बी और एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक है? 1 मॉलिक्यूल एट वन टाइम, है ना? 1 मॉलिक्यूल एट वन टाइम। आप एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल लेके जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह की मूवमेंट या इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? ध्यान देना, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? दूसरी कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी कि आपके पास जो है एक मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इधर से इधर गया। कहाँ से कहाँ? एक मॉलिक्यूल ए टू बी गया और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो बी टू ए आ रहा है। समझ गए बात को? ठीक है। तो मतलब कि एक टाइम पे दोनों तरफ मूवमेंट चली हुई है और एक टाइम पे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, है ना? तो मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स at one time in opposite direction, in opposite direction, ठीक है? तो जब 2 मॉलिक्यूल मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? एंटीपोट। क्या बोलते हैं? एंटीपोट बोलते हैं, ठीक है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 2 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिख सकते हैं आप क्या? मूवमेंट ऑफ 2 molecules at one time in same direction, in same डायरेक्शन, ठीक है? कि 2 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? सिम्पोट बोलते हैं। समझे बात को? ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या? एक मैंने बोला यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट का मतलब है कि एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है? एंटीपोर्ट का मैंने मतलब बताया कि एक एक टाइम पे 2 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। सिम्पोर्ट का मैंने मतलब आपको बताया कि एक टाइम पे 2 मॉलिक्यूल, सिम का मतलब होता है साथ, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यूनि का मतलब होता है 1, है ना? यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाना, ठीक है? तो इस तरह से नाम याद रखने हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है? मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि जब बायोलॉजी पढ़ना है ना, तो बायोलॉजी में टर्म्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको टर्म्स समझ आ रही है ना, तो मतलब कि आपको सब समझ आ रहा है। टर्म्स नहीं समझ आ रही तो मतलब कि फिर आप काफ़ी जगह फँस जाओगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और होती है हमारे पास, एक चीज़ और है, वो क्या है? वो है आपके पास एक्वापोरिन्स, ठीक है? एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? ये भी हम यूज़ करने वाले हैं बहुत जगह, तो ये भी याद रखना है, ठीक है? क्या है आपके पास? एक्वापोरिन्स, ठीक है? एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? तो एक्वापोरिन्स, एक्वा का मतलब होता है वाटर, है ना? एक्वा का मतलब क्या है? वाटर और पोरीन्स का मतलब होता है लार्ज प्रोटीन्स। क्या है? लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है? एक्वा का मतलब वाटर है, पोरीन्स का मतलब है लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है? तो वो बड़ी-बड़ी प्रोटीन्स, देखो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो मैंने बड़ी-बड़ी बनाई हुई है बीच में, ये प्रोटीन्स ही हैं, है ना? हमने पीछे भी बात करी कि आपनी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो वो बड़ी-बड़ी प्रोटीन्स, और मैंने ये भी बताया आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? पीछे बात करी हमने, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ़ किन मॉलिक्यूल्स को आने देगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ, है ना? दैट अलाउ ओनली लिपिड soluble
लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करती है किसको? लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने के लिए, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को नहीं अलाउ करती। तो जब वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर रही तो क्या वाटर को करेगी? नहीं करेगी ना। लेकिन पानी तो चाहिए ना सेल के अंदर, पानी तो चाहिए सेल के अंदर, ठीक है। और पानी चाहिए तो पानी कैसे लेके जाएं? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जाने नहीं दे रही, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी बड़ी बड़ी प्रोटीन्स लगा देते हैं जिनको एक्वापोरिन्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं? जो पानी को लेके जाने का काम करते हैं, ठीक है। that allow the water that allow the water movements through पोर्स या फिर थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थ्रू मेम्ब्रेन जो है वो वाटर को अलाउ करती है मूव करने के लिए, ठीक है। और ये जो है आपके पास कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होगी? मोस्टली प्रेजेंट इन द, है ना, इन द आउटर मेम्ब्रेन, इन द आउटर membrane of outer membrane of that is bacteria, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपके पास जो है कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इन तीनों की मेम्ब्रेन में, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किस-किस की? सबकी आउटर मेम्ब्रेन किसकी? बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो हमें समझ आते हैं, ठीक है, कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर 2 ऑर्गेनेल्स हैं। ये बैक्टीरिया यहाँ इनके साथ कहाँ से आ गया? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो बैक्टीरिया और जो क्लोरोप्लास्ट थे, वो पहले प्रोकैरियोटिक सेल होते थे। इनकी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस होती थी, लेकिन जैसे-जैसे इवोल्यूशन होती गई, तो यूकैरियोटिक सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर लिया, क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। इनगल्फ कर लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया, अपने अंदर संभाल के रख लिया, क्योंकि उसको पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बड़ी काम की चीजें हैं, है ना। तो अगर मैंने इसको डाइजेस्ट कर दिया तो मैं काम नहीं करवा पाऊंगा इनसे। तो यूकैरियोटिक सेल ने बड़ा दिमाग लगाया और इनको डाइजेस्ट ना करने की बजाय अपने अंदर संभाल के रख लिया कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया तुम बनाओ एटीपी, क्लोरोप्लास्ट तुम करो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जब पहले ये क्या थे? पहले ये भी बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक सेल ही थे। इसीलिए बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी जो है वो क्या देखने को मिलती हैं आपको? बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। समझ गए बात को? ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई? क्या पढ़ रहे हैं हम? ठीक है। अभी तक हमने कुछ एक चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, 2-3 चीजें पढ़ी हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाएगा। यहीं से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। 2-3 चीजें और करते हैं, चलिए आगे। ठीक है, 2 दिन अभी मैं टर्म्स करवा रही हूँ जस्ट, ठीक है। आपके पास क्या है? एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, क्या होता है? ठीक है, क्या बोला मैंने? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस क्या होता है? ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है या फिर साइक्लोसिस क्या है? ठीक है। तो देखो, जैसे ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आपको पता है कि 2 नेबरिंग सेल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है? इनको मटेरियल शेयर करना है। इसका मटेरियल इधर जाएगा, इसका मटेरियल इधर जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं? मटेरियल शेयर करते हैं, ठीक है। ये जो कनेक्टिविटी बीच में बनती है इसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब आप बोलोगे कि क्या सारी चीजें शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से? नहीं, सारी चीजें नहीं शेयर करते। स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो शेयर किए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो 2 सेल आपस में शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस शेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? इस शेयरिंग के लिए जो है आपको ये जो साइटोप्लाज्म है बीच में, इसकी मूवमेंट करवानी पड़ेगी। कभी साइटोप्लाज्म इधर को मूव करेगा, ठीक है, कभी साइटोप्लाज्म इधर को मूव करेगा, है ना। इसका भी सेम, कभी साइटोप्लाज्म इधर को मूव करेगा, कभी साइटोप्लाज्म इधर को मूव करेगा, कभी इधर को मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, इसी को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोला जाता है, इसी को साइक्लोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना, ये कैसे होती है? क्वेश्चन पूछ लेंगे, थोड़ा सा डीप बता रही हूँ, ठीक है, चीजों को, कि इट कुड बी एंटी क्लॉकवाइज, इट कुड बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है
ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिपिंग और साइक्लोसिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो दोनों तरह से हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्या ये करते हुए सेल की एनर्जी लगती है? हाँ, एनर्जी तो लगेगी, है ना। ऐसे साइटोप्लाज्म को तुम डांस करवाओगे तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और क्या ये सारे सेल्स में होता है? क्या सारे सेल का साइटोप्लाज्म नाच रहा होता है? क्या सारे सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है? नहीं, सब में नहीं होती है। इट अकर्स ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। प्रोकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म नहीं नाचता है। क्यों नहीं नाचता? ड्यू टू है ना, इसी में लिख देती हूँ कि इसमें क्यों है, ये लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्यों होता है? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है? तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया जैसे माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम सेल वाले चैप्टर में। जैसे मैंने बोला माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएंगे? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या आ जाते हैं? ये आ जाएंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। ये आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये प्रोटीन्स के थ्रेड हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के थ्रेड होते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन अलग अलग है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ेंगे हम, जब हम सेल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स आपके यूकैरियोट्स में जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट, है ना। एक टॉपिक और करते हैं हम, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमें कि प्लाज्मा अपनी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल क्या है, सेमी परमिएबल क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो थोड़ा सा चीजों को कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स में क्या क्या चीजें हैं आपके पास? तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में आपके पास जो है वो दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती है ब्रॉडली, ठीक है। ब्रॉडली दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। पहली क्या आ गई? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स, पहली क्या आ गई? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी क्या आ गई? परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन और परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये हैं आपके पास। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो क्या करती हैं? देखो, हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी, है ना, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक मेम्ब्रेन है, उसके आर पार आपको क्या लेके जाना? मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, यही सारी चीजें लेके जानी है ना। और क्या होगा? यही तो होगा सब कुछ। तो जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है ना, बोला ना तो ये सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को और ना ही ये सॉल्वेंट को, है ना, किसी को भी ये पास नहीं होने देती हैं, नॉट पास, है ना। ना तो सॉल्यूट इस मेम्ब्रेन में से पास होगा, ना तो सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन में से पास होगी, कुछ भी इसमें से पास नहीं होगा। तो ये होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी को भी नहीं पास होने दे रही, किसी को भी नहीं जाने दे रही, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? स्यूवेराइज्ड सेल वॉल, ठीक है, और लिग्निफाइड सेल वॉल, स्यूबराइज्ड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। जब आपके पास, अब देखो आप पता नहीं कितना कनेक्ट कर पाते हो, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीजें, ठीक है, कि आपके पास जो है जब सेल वॉल बनती है तो पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल,
पढ़ा था अभी-अभी पिछले चैप्टर में, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर बनती है टर्शियरी सेल वॉल। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल होते हैं ना, ये सुबेराइज़्ड और लिग्निफाइड होते हैं। अगर सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल बन गए किसी सेल में, सेकेंडरी तो फिर भी चलो बीच-बीच में गैप रखती है, तो सेकेंडरी का इतना लॉस नहीं होता। लेकिन जो टर्शियरी सेल वॉल होती है, दैट इज़ हाइली लिग्निफाइड, है ना? तो ये कोई गैप नहीं रखती, ये कॉन्टिन्यूअस सेल वॉल होती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं किसी सेल के बाहर, तो क्या वो सेल ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि ना अंदर का मटेरियल बाहर आ रहा है, ना बाहर का मटेरियल अंदर आ रहा है, ठीक है? तो ये सेल वॉल्स इनके एग्ज़ाम्पल हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है? परमिएबल। परमिएबल में क्या होता है? बोला परमिएबल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, है ना? दोनों ही क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। वो मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब कुछ पास हो जा रहा है, तो इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया क्या? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल अच्छी होती है, सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल ही बनती है, सबको आने दे रही है, सबको जाने दे रही है। लेकिन सेकेंडरी वाली थोड़ा है ना रोक लगा देती है, बीच में थोड़ा पोर्स होते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन टर्शरी वाली तो बिल्कुल सख्त है, बोला ना मैं तो किसी को आने जाने नहीं दूँगी, ये तो बिल्कुल ही इम्परमिएबल होती है। अब ये जो परमिएबल वाले हैं ना, इनकी भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं आगे, वही कौन-सी? एक होगी सेमी परमिएबल, एक होगी सेमी परमिएबल और दूसरी क्या होगी? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है? तो जो सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल में क्या होगा, है ना? अब हम क्या सोचते हैं कि सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल शायद एक ही बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेमी परमिएबल होती है ना, जिसको हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं। सेमी परमिएबल जो होती है ना, ये ये आपके पास जो है सॉल्वेंट को तो पास करवा देगी, लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देती है। मतलब इसमें से सिर्फ लिक्विड मटेरियल पास हो सकता है, सॉलिड पास नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ठीक है? सॉल्वेंट पास हो जाएगा, सॉल्यूट पास नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? पर्चमेंट पेपर, ठीक है? पर्चमेंट पेपर, ठीक है? दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास है? एग मेम्ब्रेन, है ना? जो लोग एग खाते हैं, अगर वो एग का जो शेल है बाहर का उसको तोड़ के निकाल दें, है ना? एक बॉइल्ड एग आपने लिया और शेल आपने निकाल दिया, तो शेल के अंदर एक व्हाइट कलर की पतली-सी मेम्ब्रेन और होती है, ठीक है? उसको बोलते हैं एग मेम्ब्रेन। वो भी सॉल्वेंट तो जाने देगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं निकलने देती है। और एक एग्जांपल और, क्या? कॉपर साइनाइड फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, है ना? कॉपर फेरो साइनाइड मेम्ब्रेन, ठीक है? ये भी क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, कॉपर फेरो साइनाइड मेम्ब्रेन्स ये तीनों ही क्या हैं? सेमी परमिएबल हैं, सॉल्वेंट को जाने देंगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं जाने देंगी। सिलेक्टिवली परमिएबल्स क्या होती हैं? देखो, सिलेक्टिवली परमिएबल्स में बोला कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना? दोनों ही जा सकते हैं। दोनों जा सकते हैं। तो बोला फिर क्या फ़र्क हुआ? परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या फ़र्क हुआ जब दोनों जा सकते हैं? भाई इसमें कभी भी जा सकते हैं। इसमें जा ही रहे हैं, कोई रोक ही नहीं रहा। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला कहाँ जा रहे हो, ठीक है? लेकिन इसमें कब जाएँगे? दोनों जा सकते हैं लेकिन कब जाएँगे? एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी, तब-तब सॉल्वेंट जाएगा, जब-जब रिक्वायरमेंट होगी, तब-तब सॉल्यूट जाएगा। ऐसे ही नहीं आते-जाते रहना है। जब-जब ज़रूरत है, तब-तब आना-जाना है, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है इम्पोर्टेंट, अभी-अभी मैंने बताया एक क्या? सेल मेम्ब्रेन, पीछे ही बात हो रही थी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सारी चीज़ों को बिना वजह इधर-उधर नहीं करने देती। जिस चीज़ की ज़रूरत सेल के अंदर है, उसको सेल के अंदर आने देगी, जिस चीज़ की ज़रूरत सेल के बाहर है, उसको सेल के बाहर जाने देगी। दूसरा, टोनोप्लास्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? पूछा हुआ है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा बड़ी बार है। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट जो है वो आपकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है? ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। वैक्यूल जो है वो हमारा है ना हेल्प करता है अपनी कंसंट्रेशन आयन ग्रेडिएंट बनाने के लिए है ना सेल में।
तो ये सारी चीज़ों को वैक्यूल कंट्रोल करता है। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे हम। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? इसको कर लेते हैं फिर लास्ट टॉपिक है ये आज का, ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं चाहती हूँ कि मैं ये बेसिक चीज़ें आपको करवा दूँ, फिर कल हम जो है वो आगे की चीज़ पकड़े जो एक्चुअली समझ में नहीं आती है। ये तो समझ आ रहा होगा ना, ये तो अच्छा है, अच्छा टॉपिक था, आसान था। अब हमने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन कर लिया, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक होगा आपके पास हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, एक होगा आपके पास आइसोटोनिक और एक होता है आपके पास हाइपरटोनिक, ठीक है? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है? टॉनिक शब्द आप यहाँ पे ले सकते हैं किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। टॉनिक शब्द किसके लिए ले लेंगे? सॉल्यूट के लिए, ठीक है? सॉल्यूट के लिए। हाइपो का मतलब होता है क्या? हाइपो मीन्स लो या कम या नीचे, है ना? निचला लेवल, है ना? तो लो बोल सकते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या है? ज़्यादा। हाइपो का मतलब क्या है? लो या फिर आप बोल सकते हो इसको कम, है ना? टॉनिक का मतलब है सॉल्यूट, ठीक है? तो कुछ चीज़ें तो आप ऐसे समझ गए होंगे। हाइपोटोनिक कम सॉल्यूट, कम सॉल्यूट। अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन आपने लिया, ठीक है? ये सॉल्यूशन कैसा है? कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक। तो आप किसी भी सॉल्यूशन को ऐसे ही हाइपोटोनिक नहीं बोल सकते। आपको आप किसी भी सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक अगर बोलेंगे तो किसी दूसरे के कंपैरिजन में बोल सकते हैं ना। अब देखो अगर मैंने बोला ये पानी है, ये चीनी का घोल है, अच्छा है ना, पानी नहीं है, ये चीनी का घोल है। तो आप इस एक अकेले चीनी के घोल को बोल सकते हो ये हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है? नहीं बोल सकते ना। आपको एक दूसरा चीनी का घोल लेना पड़ेगा। ठीक है? फिर आपको इन दोनों में पानी की कंसंट्रेशन, है ना? और इन दोनों में शुगर की कंसंट्रेशन जो है, वो चेक करनी पड़ेगी। जिसमें शुगर कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। जिसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम होगी, वो उसके कंपैरिज़न हाइपोटोनिक होगा। तो ये तीनों ही टर्म्स कंपैरिज़न में बोली जाती हैं। आप किसी अकेली चीज़ को नहीं बोल सकते कि तुम हाइपो हो, तुम हाइपर हो, तुम ये हो, ठीक है? तो मैंने एक सॉल्यूशन लिया कंटेनर में जो कैसा था? हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि आपके पास जो है वो लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर, लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर, ठीक है? अब आपने इसके अंदर रख दिया एक सेल, आपने क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो अब हम किसके कंपैरिजन में इसको हाइपोटोनिक बोल रहे होंगे? इस सेल के अंदर जो मटेरियल है उसी के कंपैरिजन में तो बोल रहे हैं ना, कि ये सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा पानी कम है और बाहर जो है वो सॉल्यूट कम है पानी ज़्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ को मूव करेगा? वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ से कहाँ को गया? वाटर मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल क्या हो जाता है इस कंडीशन में? जब पानी बाहर से अंदर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। एग्जाम्पल दूं इसका मैं? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास रेजिन इन वाटर, रेजिन इन वाटर, है ना? आपने किशमिश ली और किशमिश को पानी में डाल दिया, तो किशमिश कैसी है बेचारी? सूखी हुई सी है। लेकिन जब आप उसको पानी में डालोगे, तो वो किशमिश फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था, बाकी मटेरियल ज़्यादा था। बाहर आपने सिंपल पानी रखा है और बाकी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स जो किशमिश के अंदर हैं, वो बाहर कम है, तो बाहर पानी ज़्यादा है। तो वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ लोअर कंसंट्रेशन है? किशमिश के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है। तो इस कंडीशन में क्या हुई? आपकी किशमिश फूल गई, ठीक है? इसको हम क्या बोल देंगे और क्या बोलेंगे इसको? एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एंडो एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है? कि अंदर की तरफ को पानी मूव किया है, तो इस कंडीशन को बोल देते हैं एंडो ऑस्मोसिस। समझ गए बात को? ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास? दूसरी कंडीशन आपके पास है
आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लीजिए। एक आपने लिया क्या? एक आपने सॉल्यूशन लिया, अगेन आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है? सॉल्यूशन में आपने क्या डाला कि वाटर, जितना पानी उतने ही क्या डाल दिए? सॉल्यूट डाल दिए, ठीक है? और आपने फिर क्या ले लिया? एक सेल ले लिया। क्या ले लिया? एक सेल ले लिया, रख दिया अंदर, ठीक है? अंदर रख दिया। अब जितना पानी बाहर है, उतना ही पानी सेल के अंदर है। जितना सॉल्यूट बाहर है, उतना ही सेल के अंदर भी है। तो क्या यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट होगी? क्या पानी अंदर से बाहर आएगा? क्या पानी बाहर से अंदर आएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है? एंड ऑस्मोसिस इज़ इक्वल टू एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब क्या हुआ? पानी अंदर गया। एक्सो का मतलब क्या हुआ? पानी बाहर आया। तो जितनी एंडो ऑस्मोसिस होनी है, उतनी ही एक्सो ऑस्मोसिस भी होती है। तो ना पानी बाहर आता है कायदे से, ना पानी अंदर जाता है कायदे से, ठीक है? इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लाइक आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स है ना, जो आप आँखों में दवाई डालते हो ना, आई ड्रॉप्स डालते हो, वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं डाल सकते आप आँखों में। सपोज़ करो आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया आँख में, आपकी आँख सूज गई है ना? आपकी आँख फूल गई है। आपने हाइपरटोनिक डाल दिया, आपकी आँख का सारा लिक्विड मटीरियल बाहर आ गया है, आँख आपकी सिकुड़ गई है, दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो आपकी जो आई ड्रॉप्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जितना आइज़ की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड है, उतना ही आपको आई ड्रॉप्स वाले सॉल्यूशन का रखना पड़ेगा, ठीक है? और क्या हो सकता है? लेंस सॉल्यूशन। आजकल आप लोग क्या करते हैं? आँखों का रंग बदल लेते हैं अलग-अलग तरह के लेंस लगा के, है ना? अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग लेंस लगाते हैं अलग-अलग तरह के। तो वो जो सॉल्यूशन में लेंस रखे जाते हैं, है ना? आँखों से लेंस निकालते हो फिर एक डब्बी में डाल देते हो। डब्बी क्या है? उसमें सॉल्यूशन है। वो जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने लेंस रखे हैं, वो भी कैसा होना चाहिए? आइसोटोनिक होना चाहिए आपकी आइज़ के हिसाब से। नहीं तो क्या होगा? आपने सपोज़ करो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेंस रख दिया तो क्या हो जाएगा? जब आँख में डालोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? तो इसीलिए वो किसमें रखे जाते हैं, वो आपके पास जो है वो सॉरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट वन दैट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? लास्ट क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये ले लिया मैंने सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसमें आपको पता है हाइपर का मतलब क्या होगा? हाइपर का मतलब होगा सॉल्यूट ज़्यादा और पानी कम। सॉल्यूट ज़्यादा, पानी कम। किसके कंपैरिज़न में बात हो रही है? ये भी एक सेल के कंपैरिज़न में जो है वो बात हो रही है। इस सेल के अंदर जो मटीरियल होगा उसके कंपैरिज़न है ना, सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, है ना? बाहर वाटर कम है, सॉल्यूट अंदर कम होंगे, बाहर ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है ना। कि बाहर पानी ज़्यादा था, अंदर पानी कम था, तो अब पानी बाहर से अंदर को चला गया। अब अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, तो वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, जब सारा वाटर कंटेंट किसी सेल का निकल जाएगा, तो आपका सेल क्या हो जाएगा? सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। पानी निकाल दिया ना, तो सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गया, ठीक है? तो इसको इसमें क्या हुई? इसमें हुई एक्सऑस्मोसिस। पानी बाहर गया, तो इसको बोलेंगे एक्सॉस्मोसिस, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या आ जाएगा अगर आप ग्रेप्स को जो है ग्रेप्स इन शुगर सॉल्यूशन, अगर आप ग्रेप्स को चीनी के घोल में रखते हो, तो ग्रेप्स आपके सूख जाते हैं, किशमिश बन जाएँगे थोड़ी देर में, ठीक है? लेकिन अगर आप किशमिश को पानी में रखते हो, तो वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, है ना? फूल जाएगी वो। तो आपके पास क्या हो गया? कि किशमिश को पानी में रखना, उसका फूलना, सेल स्वेल करना, इट इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इसमें क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात हो गई आपके पास, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ना, कल हम डिटेल में करेंगे किसको? ऑस्मोसिस को, ठीक है? थोड़ी-सी टफ चीज़ें हैं, मैं बता रही हूँ आपको बार-बार, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी टफ चीज़ें करेंगे, ठीक है? ऑस्मोसिस को करेंगे और आपके पास जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये समझना बहुत टफ है। ये समझना बहुत ऐसे लगता है, मुझे खुद को ही ऐसे लगता है क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन्स बनते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? चीज़ें याद नहीं होती, कहाँ क्या बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। अपने ही हिसाब से चीज़ें चलाई होती हैं, पर पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है? फिर वाटर
प्लांट वाटर रिलेशनशिप है, उसमें भी कुछ समझ नहीं आता है, बट पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ना? ये सारी चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। थोड़ा-सा बस ये 1-2 टॉपिक हैं बीच में जो ऐसे हैं, है ना? जो नहीं समझ में आते हैं। तो थोड़ी-सी हिम्मत रखनी है और पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है? साथ-साथ एनसीईआरटी को पढ़ते जाइए, मैं बार-बार बोलती हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है। नोट्स आपको ये भी मिल जाएँगे, ठीक है? समझ आ ही रहे हैं ये भी, लेकिन मैं आपको दूसरे वाले ग्रुप में भेज देती हूँ, अपने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है? जहाँ तक अभी पड़ा मैं भेज देती हूँ आपको। चलिए।